फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। माइक्रोटॉमी। माइक्रोटॉमी दो वर्ड्स से बन के मिल के बना है, माइक्रो प्लस टॉमी, है ना। माइक्रो का मतलब होता है कि किसी भी सेक्शन का माइक्रोन में साइज। टॉमी का मतलब होता है सेक्शनिंग। बायोलॉजी में अगर देखेंगे, माइक्रोटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन मेडिकल साइंस और जोलॉजिकल साइंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम किसी भी टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि माइक्रोटॉमी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। जैसे जनरली अगर ह्यूमन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि मान लीजिए किसी टिश्यू में या किसी ऑर्गन में दिक्कत है, तो उसकी बायोप्सी लेते हैं और उससे ये पता चलता है कि उसके जो हिस्टो आर्किटेक्चर है उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको हम नॉर्मल टिश्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही प्रिसाइजली इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस को तरीके से नहीं करेंगे देन हमारा टिश्यू जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इस प्रोसेस को हमको समझना है। और बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर का डबल स्टेनिंग प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्टरी उसमें पार्ट में बताया कि ये डबल स्टेनिंग है और इस टिश्यू की इसमें सेक्शनिंग की जाती है। सेक्शनिंग ऑफ टिश्यू इज डन यूजिंग माइक्रोटोम, यानी टिश्यू की जो सेक्शनिंग है वो माइक्रोटॉम के द्वारा दी गई है। माइक्रोटॉम मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी जो भी टिश्यू है उसको कट करता है ना। उसको कट करके, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी टिश्यू सेल्स का बना होता है, सेल के स्ट्रक्चर देखने के लिए उसकी सेक्शनिंग करना जरूरी होता है। अब इसका एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एप्लीकेशन है। एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टो आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी टिश्यू जो कि सेल्स का बना हुआ, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसे ही जितनी भी रिसर्च होती है उसमें एक टेक्निक माइक्रोटॉमी भी यूज की जाती है, जो कि जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि मान लीजिए कोई ड्रग डेवलपमेंट है या वैक्सीन डेवलपमेंट है या कोई किसी तरह का, जैसे कहना चाहिए कि पैथोलॉजी अगर हमको देखनी है, तो रिसर्च में क्या होता है, उस टिश्यू को जो हम रैट्स वगैरह या छोटे एनिमल्स में करते हैं, स्मॉलर एनिमल्स में करते हैं, तो वी विल फाइंड दैट कि उनकी सेक्शनिंग करते हैं, टिश्यू को हम सेक्रीफाइस करते हैं और उनकी सेक्शनिंग करते हैं या टिश्यू को निकाल लेते हैं। और उसमें देखते हैं कि वेदर जो डेवलपिंग ड्रग है जिसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही मेडिकल साइंस में हम देखते हैं, तो मेडिकल साइंस में भी अगर कोई बीमारी होती है तो पहले तो मेडिसिनली उसको यूज करते हैं, क्योर करने की कोशिश करते हैं। और यदि मान लीजिए सर्जरी या उसकी कोई आवश्यकता होती है तो उस टिश्यू का हम माइक्रोटॉमी से इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। एनिमल साइंस में भी इसका एप्लीकेशन है, वेटनरी साइंस में भी है, मेडिकल साइंस का मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सर्जरी में जब भी कोई सर्जरी होती है, जो भी ऑर्गन की सर्जरी की जाती है, तो उसका एक टिश्यू का पीस लेके माइक्रोटॉमी के लिए यूज किया जाता है। अब रिक्वायरमेंट में देखें, इस प्रोसेस को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हमारी लेबोरेटरी पूरी वेल सेटल्ड होनी चाहिए, माइक्रोटॉमी के लिए तैयार होनी चाहिए और हमको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया और उसके बाद हम जो है चीज़ों को ढूंढते फिर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा टिश्यू खराब हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। तो टिश्यू फ्रॉम फ्रेशली किल्ड एनिमल, यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यदि हम मान लीजिए एनिमल्स को ले लें, तो जो फ्रेशली किल्ड एनिमल है, या रैट है, रेबिट है, कुछ भी हो सकता है, मंकी है, या ह्यूमन से अगर कोई सर्जरी हुई तो वो फ्रेश टिश्यू होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हमको क्या चाहिए, डिसेक्शन बॉक्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, पॉइंट्स फिक्सेटिव चाहिए, अल्कोहल सीरीज चाहिए, ईओसिन चाहिए, हिमेटॉक्सिलिन चाहिए, जाइलिन चाहिए, ओवन चाहिए, वैक्स चाहिए, वीज वैक्स भी चाहिए, एल पीसेस चाहिए, माइक्रोटोम चाहिए, हॉट प्लेट चाहिए, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। ये सब की सिग्निफिकेंस थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे हम उसको समझते चले जाएंगे। अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का मतलब, जैसे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रेट्स पे कर रहे हैं या किसी एनिमल दूसरे एनिमल पे कर रहे हैं और आपको टिश्यू उसमें से निकालना है, तो हम उस टिश्यू को निकालेंगे। उसके बाद क्लियरिंग ऑफ टिश्यू। क्लियरिंग ऑफ टिश्यू का मतलब ये होता है जब हम किसी टिश्यू को निकालते हैं, रोडेंट्स में से लेते हैं या रेबिट्स में से लेते हैं या मंकीज में से लेते हैं या कोई और भी एनिमल हो सकता है, तो वो टिश्यू, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है
और दूसरे जो एडजॉइनिंग टिश्यू होते हैं तो उनको हम साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करते हैं, और वॉशिंग जिसमें कि दूसरे टिश्यूज मिक्स ना हो जाए, ठीक है। वॉशिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफिस ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड को साफ करते हैं। उसको साफ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि उस ब्लड समेत ही हम उसको फिक्स कर देंगे तो आगे जाके हम उसका एक जैसे कहना चाहिए राइट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है फिक्सेशन ऑफ टिश्यू। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू का मतलब ये होता है कि टिश्यू आपने फ्रेशली किल्ड एनिमल से निकाल दिया, उसको वॉश कर लिया, तो उसको अब फिक्स करना है, यानी कि उसका हिस्टो आर्किटेक्चर है जो हमने निकाला था वो वैसा का वैसा ही बना है, फिक्स रहे, जैसे इसको उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स हो जाए, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो जनरली हम जो फिक्सेटिव यूज करते हैं, वॉइस फिक्सेटिव यूज करते हैं, ये 24 से 48 घंटे के लिए हम इसमें अपना टिश्यू डाल देते हैं, उसमें लेवलिंग कर देते हैं। और ये जो 24 से 48 घंटे जो लिखा हुआ है वो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टिश्यू पर निर्भर करता है। अगर टिश्यू मोटा है और उसके बड़े सेक्शंस लेने हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको ज़्यादा समय 48 आवर तक ले सकते हैं। अगर छोटे साइज का टिश्यू है तो हम 24 घंटे तक उसको फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब हम नेक्स्ट डे आएंगे, जैसे आज सुबह हमने फिक्स कर दिया तो 24 घंटे कल सुबह 10 बजे अगर पूरे होते हैं तो हम उसका वॉशिंग नंबर 2 जिसको बोलते हैं, जिसको रनिंग वाटर में करते हैं। वॉइस फिक्सेटिव बेसिकली पिक्रिक एसिड का बना होता है, और उसमें हम वी विल फाइंड दैट के पिक्रिक एसिड के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए और एक्स्ट्रा पिक्रिक एसिड जो है उसको निकालने के लिए हम जो है इसकी रनिंग करते हैं, वो भी रनिंग वाटर में करते हैं। और टिश्यू को हम बीकर में रख लेते हैं, उसके ऊपर मैश लगा देते हैं और पानी चलता रहता है, आधा घंटे तक इस तरह से छोड़ दें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिहाइड्रेशन करते हैं टिश्यू का, जिसमें हम अल्कोहल सीरीज बनाते हैं। अल्कोहल सीरीज के ग्रेड्स होते हैं, जिसमें हम एसीटोन भी ले सकते हैं, जिसमें ग्रेड्स जो मेनली हैं वो 30%, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, और 90% और एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी ये इसमें हम जैसे जैसे अपर ग्रेड में बढ़ेंगे वैसे ही टाइमिंग्स बढ़ाते चले जाएंगे। यानी 30% में अगर हम 10 मिनट रख रहे हैं तो 50% में 15 मिनट कर देंगे, 70% में 20 मिनट कर देंगे, 90% में हम चाहेंगे तो आधा घंटा कर देंगे, और एब्सोल्यूट अल्कोहल में हो सकता है कि आधा पौना घंटा रख दें। उसमें हम 2 चेंजेस दे दें। इसका एक लॉजिक होता है कि जब हम टाइमिंग्स बढ़ाते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम अल्कोहल डिहाइड्रेशन, यानी उसमें पानी नहीं रहना चाहिए टिश्यू में। और यहाँ एक चीज़ और मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि जी 70% अल्कोहल का जो ग्रेड होता है वहाँ पर हम टिश्यू को काफ़ी समय तक, लंबे समय तक रख सकते हैं, या कुछ पोर्शन ऑफ टिश्यू को आगे प्रोसेस करते हैं और पोर्शन ऑफ टिश्यू को हम प्रिजर्व करके लॉन्ग रन के लिए रख लेते हैं। फिर इसके बाद हम जाइलिन में क्लियरिंग एंड शाइनिंग एजेंट इसमें डालते हैं, और उसके बाद जाइलिन में हम आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द टिश्यू। और ओवन को इस दौरान तैयार रखते हैं। तो ओवन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ओवन का टेम्परेचर सेट करते हैं जो 58 से 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जिसका लॉजिक ये है कि जो वैक्स होता है वो 58 से 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मेल्ट हो जाता है। तो अब ये टिश्यू की प्रोसेसिंग वैक्स में चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि टिश्यू को प्लेस कर देते हैं वैक्स में, और इसमें 2+2 जाइलिन का और वैक्स का रेशो रखते हैं। ऐसे ही इसको फिर ये 4 से 6 घंटे रखते हैं। फिर वैक्स का जो रेशो है वो बढ़ा देते हैं, 3 to 1% कर देते हैं, जाइलिन 1 रेशो की रहती है। फिर इसको हम प्योर वैक्स में ले आते हैं, और ऐसे ही 3-3, 4-4 घंटे हर स्टेज में रख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है ब्लॉक मेकिंग। ब्लॉक मेकिंग का मतलब ये है कि वैक्स यहाँ पर इसलिए यूज किया गया कि हमको ब्लॉक्स बनाने हैं, और वैक्स वो सपोर्ट सिस्टम देता है जिससे माइक्रोटोम से उसकी कटिंग हो सके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्योर वैक्स लेंगे और उसमें 10% वीज वैक्स मिला देंगे। वीज वैक्स जो होता है वो चिकना होता है, जिससे सेक्शनिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, और ब्लॉक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉक्स है उसमें टिश्यू का ट्रिमिंग कर लेते हैं, और उसको ट्रिमिंग इस हिसाब से करते हैं कि जिससे ये पता रहे कि जब हम माइक्रोटोम में उसको लगाएं तो वो टिश्यू जो है उसका बेस जो है थोड़ा ब्रॉड रखते हैं, और जो पॉइंट जो कटिंग एज होती है उसको थोड़ा नैरो रखते हैं, लेकिन टिश्यू के चारों तरफ वैक्स होना चाहिए। वी शुड इंश्योर दैट। इसके बाद फिर क्या करते हैं, हम सेक्शनिंग कर देते हैं, और सेक्शनिंग करने के बाद टिश्यू जो है रेवन शेप में आ जाता है, और बीच बीच में सेक्शंस होते हैं।
तो इसके से पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्लाइड्स लेते हैं जिन पर हम एग स्मीयर लगा देते हैं, एल्बुमिन का बना होता है, और उसमें वी विल फाइंड दैट कि इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब हम टिश्यू को, जैसे हम उसको जाइलिन में से पास करेंगे तो वैक्स तो हट जाएगा, लेकिन टिश्यू चिपका रहे, सेक्शन जो है वो चिपका रहे, इसका मेन फंक्शन ये होता है। उसके बाद जब उन रिबन्स को हम स्प्रेड कर देंगे स्लाइड्स के ऊपर, तो वी विल फाइंड दैट कि उसको टिश्यू के दो रिबन्स हम स्लाइड्स पर स्प्रेड कर देंगे हीटिंग प्लेट को यूज़ करते हुए। ये माइक्रोटोम का जो फोटोग्राफ है जो कि कटिंग के लिए यूज होता है। ये सेक्शनिंग प्रोसेस है, आप देख रहे हैं, ये जैसा भी मैंने आपको बताया, रिबन्स आ रहे हैं, बीच में आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं। ये देखिए सेक्शन उठाए जा रहे हैं और इसमें जो रिबनिंग हो रही है, और हम जो हमारी स्लाइड्स हैं जिनमें एग एल्बुमिन लगा हुआ है उनके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब स्टेनिंग, जैसा मैंने आपको बताया, डबल स्टेनिंग प्रोसेस है। जैसे ही स्लाइड्स के ऊपर रख देंगे, स्प्रेडिंग प्रोसेस कर लेंगे, फिर स्लाइड को हम जाइलिन में प्रोसेस करेंगे। जाइलिन में प्रोसेस करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो वैक्स है उसको हटा दिया जाए, खाली टिश्यू के सेक्शन ही स्लाइड्स के ऊपर चिपके हैं। तो पहले जाइलिन में लेंगे, और इसको डिसेंडिंग सीरीज भी बोलते हैं। डिसेंडिंग सीरीज इसलिए बोलते हैं कि ये जो अपर ग्रेड से नीचे ग्रेड की तरफ जाती है, यानी अल्कोहल के जो ग्रेड्स होते हैं वो एब्सोल्यूट से शुरू होकर और डिस्टिल वाटर तक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जाइलिन का पर्पज ये है कि वहाँ से वैक्स को हटा दिया जाए, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में लाते हैं, फिर 90% अल्कोहल में, फिर 70 में, फिर 50% अल्कोहल में, फिर 30%, और फिर डिस्टिल वाटर में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका जो वो है, इसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन प्रोसेस, यानी वाटर में इसको लेके आ रहे हैं, और डिस्टिल वाटर के बाद इसमें हीमेटॉक्सिलिन में टिश्यू को स्टेन करते हैं। हीमेटॉक्सिलिन बेसिकली न्यूक्लियर स्टेन है, यानी न्यूक्लियर जैसे सेल, जैसा कि हम जानते हैं सेल न्यूक्लियस, सेल जो है सेल एक स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, और उसमें न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को वो स्टेन करती है, जो डिस्टिंक्टली वन कैन सी न्यूक्लियस। उसके बाद फिर हम इसको वाटर में ले आते हैं। फिर ये जो प्रोसेस में आगे देखेंगे कि इसको फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस में लेके आते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग सीरीज, यानी अल्कोहल का जो ग्रेड्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 30, जैसे पहले किया था, 30% एल्कोहल, 50% एल्कोहल, 70% एल्कोहल, देन स्टेनिंग, उसमें, और स्टेनिंग में हम ईओसिन यहाँ यूज़ करते हैं, जिससे कि जो साइटोप्लाज्मिक स्टोन है तो आपको कंट्रास्ट नजर आएगा। तो इसीलिए इसको डबल स्टेनिंग प्रोसेस कहते हैं। पहले ईओसिन से स्टेन किया, अब ईओसिन से किया, इसके बाद 90% एल्कोहल, फिर इसके बाद एब्सोल्यूट एल्कोहल, और फाइनली फिर जाइलिन में। यहाँ एम्फेसाइज करना चाहता हूँ एक पॉइंट, ये जो ग्रेड में, अलग अलग ग्रेड में हम जब पास कर रहे हैं, अपर ग्रेड में जा रहे हैं, तो हम टाइमिंग्स को बढ़ाते जाएंगे, जिसका मकसद हमारा ये होता है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट रहे। और जाइलिन जो है क्लियरिंग एजेंट है, जो टिश्यू में शाइनिंग लाती है और ब्राइटनेस लाती है, और हमें जो टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से नजर आता है। ये देखिए, ये जो जार्स हैं इनमें डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है। तो ये इसमें मैंने इसका एक फोटोग्राफ यहाँ लगाया, यू कैन सी इन अ बेटर मैनर। अब इसके बाद आता है माउंटिंग विद डीपीएक्स। डीपीएक्स एक परमानेंट माउंटेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर होता है। तो ये एक सीमेंट की तरह होता है, जिससे स्लाइड को आप, टिश्यू को स्लाइड्स और कवर स्लिप से चिपका देते हैं, जो कि जिसको आप आसानी, जब ड्राई हो जाता है तो आसानी से हटा नहीं सकते। And keep slides inside the oven for drying and removing air bubbles. यदि एयर बबल ट्रैप हो रहे हैं तो आप 30-35 डिग्री पर जो ओवन है, 35-40 तक, उसमें अपनी स्लाइड्स रख सकते हैं। एयर बबल अपने आप कवर स्लिप के किनारों पर आ जाएंगे, और यू विल नॉट फाइंड इवन सिंगल एयर बबल इन स्लाइड। देन फाइनली यू ऑब्जर्व स्लाइड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करिए, अपने टिश्यू को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही बायोप्सी वगैरह में जो भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं, तो अगर कोई कैंसर का सस्पेक्टेड पेशेंट है, तो वो देखते हैं कि जहाँ सस्पेक्ट हो रहा है कि वेदर सेल्स आर नॉर्मल और नॉट, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर यू कैन कंपेयर इट। तो ये माइक्रोटॉमी का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये दोनों ही जैसे कहना चाहिए रिसर्च और मेडिकल साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज और
जो डाउट्स हैं यू कैन डिस्कस इन माई